वंदे मातरम और स्वागत है दोस्तों आप सभी का भारत पर। नेशनलिज्म आखिर होता क्या है? पैट्रियोटिज्म के बारे में आप सभी को पता होगा कि वो देशभक्ति की भावना या फिर देश प्रेम की भावना को कहते हैं, लेकिन आखिर नेशनलिज्म कहते किसे हैं? नेशनलिज्म किस तरीके से पैट्रियोटिज्म से अलग है? बहुत सारे लोग नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में अंतर नहीं कर पाते, दोनों को एक ही कर देते हैं। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में क्या अंतर है। लेकिन इस वीडियो के लिए हम लोग जो है नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म दोनों को एक मान के चलते हैं। तो नेशनलिज्म को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि नेशन किसे कहते हैं या फिर नेशन स्टेट क्या होता है। देखिए, नेशन तब बनता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे से किसी एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो उसे ही हम नेशन कहते हैं। और जिस भावना के थ्रू वो आपस से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम उसे कैसे करेंगे डिफाइन? An ideology that emphasizes loyalty, devotion, or allegiance to a nation or nation state and holds that such obligations outweigh other individuals or group interest। मतलब कि नेशनलिज्म की भावना लोगों के बीच तब उत्पन्न होती है, तब तैयार होती है, जब वो एक कॉमन कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी या फिर एक कॉमन ग्रुप को बिलोंग करते हो, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअली में है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, तो क्या यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना नहीं है? बिल्कुल है। तो ये एक तरीका है नेशनलिज्म को समझाने का। लेकिन नेशनलिज्म शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1798 में किया गया था, लेकिन ये पॉपुलर होता है जाके 19th सेंचुरी में। नेशनलिज्म का मेन मकसद ही है कि लोगों के बीच में सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखना। नेशनलिज्म का ये मानना है कि हर एक इंसान को अपने चॉइसेस के काम करने का पूरा अधिकार है। किसी के पास हक नहीं है कि वो इस पर दबाव डाल के उससे कोई काम ज़बरदस्ती करवाए। नेशनलिज्म विश्वास करता है कि हर एक देश जो बना है उसे अपने आप को खुद चलाना चाहिए। मतलब कि वहाँ की जो जनता है वहाँ के लीडर को चुनेगी, ना कि कोई डिक्टेटर या फिर मोनार्क उस कंट्री को रूल करेगा। अब नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज भी इवॉल्व हुई है। पहला प्री मॉडर्निज्म, दूसरा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और तीसरा एथनो सिम्बोलिज्म। तीनों थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है, तो वो है दूसरे नंबर की थ्योरी, यानी कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। नेशनलिज्म को जो है कंजर्वेटिज्म और सोशलिज्म से भी जोड़ा जाता है। और अभी अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठूँ तो इस पर पूरा का पूरा एक वीडियो बन सकता है। तो अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब नेशनलिज्म ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रेशियल, एथनिक और रिलीजियस डिविजन्स को ख़त्म करने में। महात्मा गांधी की विचारधारा क्या थी नेशनलिज्म पे, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई एक आदमी है, वो किसके लिए सेक्रीफाइस करेगा? अपने फैमिली के लिए। वो फैमिली विलेज के लिए, वो विलेज अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट अपने प्रोविंस के लिए, वो प्रोविंस अपने कंट्री के लिए और एक कंट्री ह्यूमैनिटी के लिए। महात्मा गांधी के कहने का मतलब ये है कि आप नेशनलिज्म को टेररिज्म से नहीं जोड़ सकते। आप अपने देश को अच्छा बता के दूसरे के देश को ख़त्म करना चाहते हो तो ये नेशनलिज्म का हिस्सा नहीं होगा, ये एक टेररिज्म का हिस्सा हो जाएगा। अब नेशनलिज्म की भावना किस हद तक लोगों को लेके जा सकती है, ये हम समझते हैं। वर्ल्ड मैप पे एक रीजन है बाल्कन रीजन, जो ऑटोमन एम्पायर द्वारा रूल किया जाता था। ये रीजन जो है लेट 18th और 19th सेंचुरी के बीच में टूट के ढेर सारे नेशंस में बट गया, और आज के दिन पे यहाँ पर टोटल 11 नेशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हुआ कैसे? तो यहाँ पे लोगों ने अपने एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज के आधार पर सबने अपना देश बनाना शुरू कर दिया। तभी नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। तो सबने कहा कि चलो भैया, तुम भी एक देश बना लो, तुम भी एक देश बना लो। हम लोग का रिलीजन एक, तो एक देश बना लेते हैं। कल्चर एक, तो एक देश बना लेते हैं। एथनिसिटी एक, तो एक देश बना लेते हैं। हम लोग की कॉमन हिस्ट्री है, तो चलो एक देश बना लेते हैं। लेकिन इस थॉट को पॉपुलर कैसे किया गया? इसका जवाब है रोमांटिक नेशनलिज्म। फिल्मों वाला रोमांस नहीं। रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब है कि आप जो है लोगों के बीच नेशनलिज्म की भावना पैदा कर रहे हो उनके कल्चर के थ्रू, अगर वो कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हो तो कॉमन हिस्ट्री के थ्रू, आर्ट के थ्रू, उनके लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे। तो इसे हम रोमांटिक नेशनलिज्म कहते हैं, जब इमोशनली आप उनको टारगेट करते हो। बहुत तरीके से अच्छा भी होता है और बहुत तरीके से ये जो है हार्मफुल भी हो सकता है। तो जब इतना अच्छा है नेशनलिज्म, तो लोग नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? एक्चुअली लोग नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, वो इम्पीरियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इम्पीरियलिज्म होता क्या है, जिसकी बात मैंने वीडियो में पहले की थी। अब नेशनलिज्म से क्या होता है? नेशनलिज्म से एक नेशन बनता है, ठीक है, बन गया, नेशन बन गया, बहुत अच्छा बात है, बधाई हो। लेकिन अब वो नेशन अगर किसी और नेशन पे डोमिनेट करना चाह रहा है,
मतलब वो चाह रहा है कि ये उसकी ज़मीन है, उसकी ज़मीन को भी मैं अपने अंदर मिला लूँ तो मैं अपनी बड़ी टेरिटरी कर लूँगा। तो इसे हम इम्पीरियलिज्म टेंडेंसी कहते हैं, जो ब्रिटिश ने उस टाइम पे किया था सबके साथ। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में ब्रिटिश जो है अपनी प्रोविंस को बढ़ाना चाह रही थी। तो क्या था, ये उनका नस्लिज्म था कि हम इंडिया में आ गए तो हम इसे अपनी कंट्री के जैसा ट्रीट करेंगे। नहीं, उनके कंट्री में तो डेमोक्रेसी की बात होती थी, सॉवरेनिटी की बात होती थी, इक्वल राइट्स की बात होती थी, लेकिन क्या वो वही चीज़ हमारी कंट्री में आके अप्लाई करते थे? नहीं। तो ये क्या होगा? इम्पेरियलिज्म। इंसानों की टेंडेंसी है ना कि कुछ नया करते रहो, खाली मत बैठो। तो जब सब देश आज़ाद हो गए, सबका अपना अपना नेशन बन गया, नेशनलिज्म की भावना सब में बहुत अच्छी थी, तो फिर लोग सोच रहे कि भाई ऐसे क्यों बैठे, चलो अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करते हैं। वही जो आज के दिन रसिया करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के साथ, इम्पीरियलिज्म है। वही जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के हिस्से के साथ, वो इम्पीरियलिज्म है। तो नेशनलिज्म की भावना उसे हम कहते हैं जब उससे एक नेशन बनता है, वो लोगों को जोड़ के रखता है। लेकिन ये नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म में तब बदल जाती है जब वो नेशन जो है अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए, अपनी प्रोमिनेंस बढ़ाने के लिए दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करता है, उन पे फोर्सफुली रूल करता है, तो उसे हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। इसी एक्सट्रीम नेशनलिज्म या फिर इम्पीरियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फर्स्ट स्पिरिचुअल लीडर, माई रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स एंड आई विल नेवर अलाउ पैट्रियोटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है ह्यूमैनिटी को नहीं हारने देंगे इस इम्पीरियलिज्म के हाथों। वो इम्पीरियलिज्म को यहाँ पे ग्लास से कंपेयर कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी को डायमंड से। तो वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी को सबसे पहले देखो, उसके बाद तुम अपने देश को देखो। क्योंकि अगर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा देश कहाँ से सर्वाइव करेगा? अगर इंसानियत का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो तुम्हारे देश का कहाँ से अस्तित्व रहेगा? इसी रोमांटिक नेशनलिज्म का इस्तेमाल करते हुए धर्म के ठेकेदार जो है आज देश का बंटवारा करने पे तुले हुए हैं। मतलब वो देश की जगह जगह पर दंगे फसाद करा रहे कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा आर्ट, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी भाषा एक है, तो तुम इसके साथ मुसलमान के साथ क्यों रह रहे हो? तुम क्रिश्चियन हो तो तुम सिख के साथ क्यों रह रहे हो? तुम्हारा आर्ट और कल्चर एक है, तुम्हारी लैंग्वेज एक है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये तरीका है जिससे वो हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमें खालिस्तानी जैसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, मणिपुर वॉयलेंस देखने को मिलता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है इस पर? कुछ नहीं। ये लोग हमें भी बाल्कन रीजन की तरफ बांटना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुछ पॉपुलर लीडर्स, कुछ पॉपुलर पोइट्स के क्या विचारधारा थी नेशनलिज्म के ऊपर। डास लोगा कहते हैं, द 20th century, a time period of profound disillusionment with nationalism, was also the great age of globalization. सी ग्रेलिंग कहते हैं, देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ नॉट होम टू मोर देन वन डिफरेंट बट यूजली को एग्जिस्टिंग कल्चर्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल डिजीज, इट इज़ द मीजलेस ऑफ मैनकाइंड। फिल जॉनसन कहते हैं, निक फ्यूरी वाले नहीं, पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्कॉन्ड्रल। मतलब दुष्टों के लिए जो ये राष्ट्रवाद की छाया है, ये उनका आखिरी चरण है। मतलब अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो अंतिम में इस नेशनलिज्म की छाया में आकर छुपने की, खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको अब नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा कि लोग नेशनलिज्म को एक्चुअली में क्रिटिसाइज़ नहीं करते, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं इम्पीरियलिज्म को। तो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कभी नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन्होंने कभी नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इम्पीरियलिज्म को। लेकिन इज़ एक्चुअली नेशनलिज्म वर्थलेस? तो इसका जवाब है नो, नेशनलिज्म इज़ नॉट वर्थलेस एट ऑल। नेशनलिज्म जो है कभी भी वर्थलेस नहीं रहा है। अगर नेशनलिज्म ना होता तो हमारा भारत भी आज नहीं बनता, बहुत सारे जो नेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी नहीं बनते, वो ब्रिटिश कॉलोनी से कभी आज़ाद ही नहीं होते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।